एक, जस्ट अ सेकेंड। हम्म। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में भी ये पिक्चर आपने देखी अभी, ये एक ब्रिज है, और ये दूसरी बार कोलैप्स हुआ है सेम पॉइंट से, जहाँ पे ये पहले भी 2016 और 14 के करीब कोलैप्स हुआ था। तब भी इस ब्रिज को डैमेज हुआ था। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ इस ब्रिज के साइड में क्या है और वहां पे किस तरीके की डिस्ट्रक्शन हुई। थैंकफुली इस ब्रिज के बिल्कुल साइड में, ये मेन तवी ब्रिज कहलाता है जिसको हम लोग फोर्थ ब्रिज कहते हैं, भगवती नगर। दिस इज द मोस्ट रिसेंट कंस्ट्रक्टेड ब्रिज, और इसी के साथ ये बराज है, जिसको हम लोग तवी आर्टिफिशियल लेक के नाम से भी जानते हैं, और बराज प्रोजेक्ट। इसका लॉजिक था कि पानी को रोकना है, लेकिन नॉट फॉर इरिगेशन पर्पस बट ओनली फॉर ब्यूटिफिकेशन प्राइमरीली। कोई इरिगेशन का पर्पस नहीं था इसका प्रोजेक्ट का। इसी के साथ में ये अप्रोच वो रोड है जो आप देख रहे हैं। और ये जो अभी आपको बहुत छोटा लग रहा है, ये कम से कम भी आई थिंक 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट के करीब की लेंथ की दीवार है, जो बहुत ऊंची दीवार है रिवर बेड से ऊपर तक। और ये अप्रोच रोड यहाँ पे बनाई गई थी। ये दीवार आप समझ लीजिए पूरी ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल तबाह हो गई थी। और ये पानी आप देख रहे हैं किस तरीके से इरोड कर रहा है इस दीवार के बैक साइड मिट्टी को। ये जो मिट्टी थी, यहाँ पे एक्चुअल में एक अप्रोच रोड है जिसकी हाइट बहुत ऊपर है। जब आप इस अप्रोच रोड के साथ में जाते हैं तो आपको दिखेगा लैंड मास बहुत नीचे है। सो बेसिकली एक रोड भी जो है ये नेचुरल लैंड मास नहीं है, ये यहाँ बिल्ड किया गया है पिछले कई सालों में, ताकि इस ब्रिज के साथ एक अप्रोच रोड क्रिएट की जाए, और उसको होल्ड करने के लिए ये दीवार बनाई गई थी, जो कि खत्म हो गई। अगर कुछ देर पानी और रहता तो ये पूरा हिस्सा इरोड हो जाता, और उस पार लगभग 50 से 100 घर थे, और आर्मी एरिया था जिसको हम लोग वहाँ केंद्रीय विद्यालय भी है, आर्मी एरिया भी है, एंड उसके आगे पूरी मेजर सिटी है। तो वो वहां पे पानी फ्लड होना स्टार्ट हो जाता अगर थोड़ी देर और होती। ये इलाका लो लाइंग इलाका है जहाँ पे बहुत सालों से लोग बसे हुए हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, प्राइमरीली मुस्लिम कम्युनिटी, और इसको गुज्जर नगर कहते हैं। इस इलाकों को लेके विवाद भी रहता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल लो लाइंग है, एंड ये रिवर बेड के बिल्कुल किनारे हैं, तो ये लीगल स्ट्रक्चर्स नहीं है। लेकिन हमारी आर्ग्यूमेंट हमेशा ये रहती है कि ये इलेगैलिटी जो क्रिएट हुई है ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के द्वारा की गई है, और यहाँ काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जजेस। तो यहाँ पे अलॉटमेंट्स भी हुई हुई है प्लॉट्स की, तो गवर्नमेंट्स ने इस एरिया में अलॉटमेंट की, तभी यहाँ लोग बसना स्टार्ट हुए। लेकिन ये एरिया हमेशा फ्लड होता है। बट जरूरी बात यह है कि जब इस बार हम लोग लोकल से मिलने गए और हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि उनकी कलेक्टिव मेमोरी ये थी कि हमारा एरिया जो है वो लगभग 5 फुट 10 फुट तक जाएगा, बट इस बार वो 18 फुट गया। तो उन्होंने अपना सारा सामान फ्लड से पहले ही, क्योंकि उनकी मेमोरी थी कि फ्लड आता है तो हम लोगों को नुकसान होता है, तो हम फर्स्ट फ्लोर पे सारा सामान उठा के रख जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी जमा पूंजी होती है। बट इस बार फर्स्ट फ्लोर को भी क्रॉस कर गया पानी, तो उनके नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, और उनकी जान को भी खतरा हुआ, उनको इवैक्यूएट करना पड़ा। ऑल्दो आप देख रहे हैं कि मतलब वो ऊंची साइड पे जाके शायद बचे रह सकते थे, बट वो नहीं बचे रह पाए बिकॉज ऑफ दिस दिस सिचुएशन। ये रिवर फ्रंट से ली गई तस्वीर है उस दिन की, बाढ़ की। आप रिवर फ्रंट के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ मल्टीपल प्रोमेनाड्स एंड स्टेप्स हैं रिवर फ्रंट पे। आप एक बार देखिए, ब्रिज को टच कर रहा है पानी। एंड ये जो ब्रिज की हाइट है ये लगभग 60 फुट होगी, 50 से 60 फुट, 70 फुट, नहीं नहीं 35 फुट, तो समझ लीजिए 45 50 फुट तो होगी इस ब्रिज की हाइट। तो ये ऑलमोस्ट 45 फीट पे है, 40 45 फीट के बीच में। लेकिन जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है वो 34 फीट दिखा रहा है। ऑलमोस्ट मान लीजिए ये 40 फीट के करीब तो है ही है, क्योंकि जो इन्होंने 35 फीट का गेज लगाया हुआ है, वो गेज भी उनका समझ लीजिए उनका गेज गलत है, क्योंकि उनका गेज टूट गया था बाढ़ के दौरान, जो उन्होंने किनारे पे लगाया था, और उन्होंने नया गेज पिल्लर पे लगाया था इसके ब्रिज के। और वो रफी जी आपको और डिटेल्स देंगे, क्योंकि वो भी बाढ़ के बाद अपने लेवल पे जायजा करने गए थे। लेकिन आप इस वीडियो से क्लियरली आपको दिख रहा था कि पानी कितना है और ब्रिज के कहाँ पहुंच रहा है पानी। लेकिन उन्होंने जो गेज लगाया है वो बहुत नीचे लगाया है, हाईएस्ट फ्लड लेवल का जो इस बार था।
जस्ट सो दैट पैनिक ना फैले, ऐसा उनका कहना है। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में भी पिछले हाईएस्ट फ्लड लेवल दैट वाज 34 फीट, उसको मार्जिन लेके 1 मीटर ऊपर बनाया गया था विड्थ, लेकिन अब इस बार ऑलमोस्ट 1.5 मीटर ब्रीच कर गया, 1 मीटर ब्रीच कर गया है। तो इसका मतलब रिवर फ्रंट का जो मार्जिन था वो लेने का, कि हम लोगों ने हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊंचा रखा है रिवर फ्रंट, वो भी पूरी तरह शैटर हो चुका है। इनफैक्ट फ्लड उस मार्क को भी क्रॉस कर गया। ये है रिवर फ्रंट। जब बाढ़ आ रही थी तो उस दौरान सारे गेट्स भी ओपन नहीं हो पाए, तो हमने वो चीज डायरेक्टली मेंशन की है फोटोज में, कि आप कैसे देख सकते हैं कि कुछ गेट्स मैल फंक्शन कर रहे थे, वो नहीं उठ पाए, और ये दूसरा गेट है जो बंद था। और इस टाइम पे पानी पूरे उफान पे था, और उस दौरान भी अगर इस तरीके से बंद रहता है तो इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, कोई भी मैकेनिकल फेलियर की वजह से ये प्रॉब्लम वर्स हो सकती है। ये आई थिंक रिवर फ्रंट की फोटोज मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, लेकिन आप ये जब पानी उतना ऊपर नहीं आया था और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। ये आई थिंक रफी जी ने कुछ फोटोज हैं, वो आपको दिखा देंगे। रफी जी इसके बारे में ज्यादा बेहतर बताएंगे, उन्होंने कुछ फोटोज भेजी हुई हैं, मैंने वही फोटोज है। ये एग्जैक्टली रिवर फ्रंट जहां से शुरू होता है, मतलब आप समझ लीजिए जहां से उसका एज शुरू होता है करंट पार्ट, करंट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट का, क्योंकि फेज काफी लंबा है, ये नेक्स्ट फेज में इस पार्ट ने भी आना था, लेकिन उससे पहले ही जहां से ये रिवर फ्रंट शुरू होता है, एग्जैक्टली उसके एज पे जो एक मंदिर था और एक पाथवे था, बोल्डर्स लगाए गए थे, उसका नामो निशान मिट गया है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है मंदिर। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब हम लोग लेमैन लैंग्वेज में और हम लोगों ने जो आई विटनेसेस से बात की, उन्होंने बताया कि जब पानी रिवर फ्रंट से टकराया, मतलब जहां रिवर फ्रंट था वहां ऑलमोस्ट 50 मीटर जो है विड्थ कम थी नदी की, दोनों साइड से, दोनों बैंक से, राइट और लेफ्ट बैंक दोनों से। तो जब पानी जो पीछे ज्यादा विड्थ में था, जब वो कम विड्थ में गया तो उसको एक बैक पल्स मिली। जो बैक पल्स मिली थी वो इस इलाके में हुई थी, और वो जो उसका इमीडिएट विसिनिटी थी वो ये मंदिर था, और ये यहाँ पे ही गेज था, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का गेज था। आप देख सकते हैं गेज की भी फोटो आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखेगी, ये गेज है, ये गेज की हालत थी। और ये पूरा मतलब वो था, इलाका था जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं वो कॉलोनी, इधर भी लोगों के घरों पे पानी और मलबा बहुत आया, और ये लोग बच गए क्योंकि इन्होंने इवैक्यूएट कर लिया टाइम पे। आपको अभी भी थोड़ा दिखेगा कि इन्होंने कपड़े ऊपर सूखने के लिए डाले हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका सारा सामान पूरा खत्म हो चुका था, तो इन्होंने अपने आप को मतलब रिकवर करने के लिए वो किया है। ये सेम ये बाढ़ के समय जो ये रिटेनिंग वॉल थी, जो मैं आपको बता रहा था पहले, रिटेनिंग वॉल की मैंने फोटो दिखाई ब्रिज के साथ, ये देखिए ये रिटेनिंग वॉल ब्रिज के साथ ये गाड़ी गिरी हुई एक है। तो ये यहाँ की कुछ फोटोज एंड तस्वीरें थी जो आई आई थिंक इतना काफी है जस्ट आपको जिस्ट देने के लिए कि क्या सिचुएशन थी। तो मैं अब स्क्रीन शेयर करना बंद कर दूंगा और मैं थोड़ा सा और डीप जाऊंगा कि हम लोगों का उस टाइम पे क्या हालात थे, किस तरीके से थे। तो देखिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इस चीज से दैट जब 2025 का समय जम्मू एंड जम्मू कश्मीर लार्जली के लिए बहुत ही खतरनाक रहा है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, मैं बोलूंगा पंजाब के लिए भी एंड बाकी बॉर्डर रीजन्स के लिए भी, बिकॉज हम लोगों ने एक वॉर भी देखी है, एंड इस तरीके की वॉर आज तक हम लोगों ने नहीं देखी थी। बट मैं वॉर की बात इस इंसिडेंट पे क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत डिस्टिंक्टिवली मेरे को याद है कि किस तरीके से सिमिलर फीलिंग थी उन 3 4 5 दिन, हफ्ता जब बाढ़ रही, और वो 5 7 8 दिन जब वॉर के मतलब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और ड्रोन्स हमारे सरों से उड़ रहे थे हमारे शहर पे। तो जो जिस तरीके का डिस्टोपियन एटमॉस्फेयर था, जिस तरीके का मतलब एक दुनिया खत्म होने वाली माहौल था, सेम माहौल उस बाढ़ में हम लोगों ने साइकोलॉजिकली फील किया। हमें याद है कि कोई काम नहीं हो पा रहा था, आर्थिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो पूरी खत्म हो चुकी थी बाढ़ के दौरान, लेकिन एक डर का माहौल था, सब अपने घर पे बैठे हुए थे और बस फील कर रहे थे कि यार ये कब हटेगा। एंड आज तक इस तरीके का पानी नहीं देखा गया। थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बताऊं तो
जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है वो लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर का टोटल प्रोजेक्ट है, और ये सिटी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंडर अभी फेज 1 बनाया है, और फेज 2 जो है वो इन्होंने बोला है कि फेज 1 के ऊपर रियल एस्टेट डेवलप करेंगे है, जिससे पैसा जो रेज होगा उससे फेज 2 बनाएंगे। तो अभी जो करंट फेज है इस प्रोजेक्ट का वो 1 सवा किलोमीटर के करीब जो बना हुआ है। एंड वो फोर्थ ब्रिज, जहां पे ये बराज और ये जो रिटेनिंग वॉल टूटी थी जो अभी मैंने आपको दिखाई, वहां से शुरू होता है और वो जाता है बिक्रम चौक ब्रिज तक, जहां पे मैंने अभी मंदिर टूटा हुआ दिखाया और फ्लड कंट्रोल गेज को टूटा हुआ जो ब्रोकन आपको दिखाया कि डिस्ट्रॉयड है, वो मैंने आपको दोनों चीजें दिखाई। तो उसके बीच में ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है। अब जो प्राइमरीली आबादी है वो कुछ आबादी देती है रिवर फ्रंट के, आप समझ लीजिए जो लेफ्ट बैंक है टुवर्ड्स जीवल, जहां पे शायद संतोष जी जब गए थे तो वो वहीं पे उसी इलाके में रुके थे। एंड उस इलाके वो सारा लो लाइंग एरिया है, और उस इलाके में बहुत बड़ी आबादी रहती है। ओल्ड सिटी वहां पे है, सिटी बाद में दूसरी तरफ आई है, और वो न्यू जम्मू सिटी है एक तरीके से। जो पुरानी तरीके से बनी हुई सिटी है वो ओल्ड सिटी है, और वहां सबसे ज्यादा आबादी है। वहां हमारा प्रेस क्लब है, वहां पे हमारा सिटी सेंटर है, हमारा बस स्टैंड है, वहां हमारे 2 कॉलेजेस हैं जो ब्रिटिश टाइम से हैं, इनफैक्ट ब्रिटिश नहीं महाराजा के टाइम से हैं। एंड उसमें एक प्रिंस ऑफ वेल्स और साइंस कॉलेज जिसका अभी नाम है, एंड एक कॉमर्स कॉलेज है। मैं कॉमर्स कॉलेज की कहानी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कॉमर्स कॉलेज का गली जो थी वो एग्जैक्टली exactly ये रिटेंशन वॉल जो इन्होंने बनाई है, जो रिवर फ्रंट बनाया है, उसके बैक साइड पे है। अब उसके बैक साइड पे ये कॉमर्स कॉलेज में हमेशा पानी आता है, जब बारिश होती है आता है। उसका रीजन है बहुत बड़ा सिटी का जो नाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेन, लेकिन अभी उसमें सीवेज भी जाता है बिकॉज एसटीपीज जम्मू कश्मीर में, जम्मू में एटलीस्ट नहीं चलते हैं। उनकी मतलब बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा फॉल्टी प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो नहीं चलते हैं, तो स्टॉर्म वाटर में ही सीवेज भी जाता है। वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है एक बहुत बड़ा ड्रेन वहां से गुजरता है, इनफैक्ट 2 गुजरते हैं, बट एक कॉमर्स कॉलेज से गुजरता है, एक साइंस कॉलेज और एमए स्टेडियम जो एग्जैक्टली ये डिटेंशन और ये रिवर फ्रंट के बैक साइड पे है। कॉमर्स कॉलेज में जनरली पानी आता था हर बारिश में, लेकिन 2 फीट और 4 फीट जितना आप देखते हैं कि आपके पैरों तक पानी आता है, बारिश आती है तो कहीं जगहों पे लो लाइंग एरियाज में नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं कुछ देर के लिए, तो वहां पानी आता है। लेकिन इस बार हमने वहां पे 12 फुट पानी देखा, जो आज तक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कभी भी लोगों ने देखा नहीं है। मेरे खुद के रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, वेरी क्लोज रिलेटिव, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मेरी फियांसे उस इलाके में रहती थी। तो जब ये मुझे पता चला तो मेरी पर्सनल फीलिंग और पर्सनल एंजाइटी बहुत एक्सट्रीम पे थी। हमें लगातार उस रात कॉल्स आ रहे थे, ऑल्दो सब सेफ थे, किसी को वहां नुकसान नहीं हुआ, बिकॉज वो इलाका जो है वो सुबह फ्लड हुआ और उस इलाके में पता चलना स्टार्ट हुआ जब पानी भरा, ऑल्दो पानी एकदम से भरा। जब हम लोगों ने जाके आइडेंटिफाई किया कि रीजन क्या था भरने का, तो हमें पता चला जो ड्रेन था उसकी पाइप फट के पानी बैक फ्लो आया है रिवर से। इसका मतलब ये है कि रिवर के अंदर बहुत देर तक पानी का फ्लो ऊपर रहा, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे वो नीचे थे। ये हमारी समझ लीजिए हमारी जो फाइंडिंग्स थी उससे है, ये सरकार ने इन फाइंडिंग्स को कोई कोरैबोरेट नहीं किया है, लेकिन ये हम लोगों की फाइंडिंग्स थी कि वहां पे एक नाला था, वो नाला निकल रहा था, उसकी जो एक आउटलेट था वो फटा था, और फटा था मतलब वो बर्स्ट होने का वहां पे सबूत था कि वो बर्स्ट हुआ है। एंड ये नाला लोहे का नहीं था, ये नाला प्लास्टिक का नहीं था, ये नाला कंक्रीट का बना हुआ नाला था। तो मतलब एक प्रॉपर ड्रेन बना था कंक्रीट का, विच वुड बी एटलीस्ट 10 बाय मतलब 10 फीट वाइड एंड एटलीस्ट 7 to 8 फीट डेप डीप नाला। और ये नाला साथ में कनाल से निकल रहा था। जो कनाल जो थी वो एक्चुअल में सेवियर का काम की। आई हैव टू ऑल्सो गिव यू कॉन्टेक्स्ट अबाउट अ कनाल। देर इज अ वेरी ओल्ड कनाल कॉल्ड रणबीर कनाल इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस कनाल हैज वाज बिल्ट बाय रणवीर सिंह, महाराजा रणवीर सिंह 200 years बैक। ये कनाल तवी के कोई कनेक्शन में नहीं आती, ना ही तवी से निकलती है। तो ये कनाल सेवियर का इसलिए काम किया क्योंकि इसने बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर जो था वो कैरी करके हमारी जो अर्बन फील्ड्स थी, आगे जो हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं जहां पे ये कनाल जाती है, अखनूर से ये चिनाब का पानी लेके आती है और ये नदी के, तवी नदी के नीचे से जाती है,
मतलब अंडरग्राउंड है ये कनाल। और फिर वहां से ये आगे एग्रीकल्चरल फील्ड्स में आरएसपुरा और बॉर्डर एरियाज में जाके ये कनाल पानी छोड़ती है। इसने बहुत बड़े स्केल पे उस इलाके में पानी जो एक्स्ट्रा आया था उस नाले से उसको कैरी कर दिया और उसको ले लिया। मतलब फिर भी 12 फुट पानी लोगों के अंदर आया। अगर ये कनाल नहीं होती, पॉसिबली ये पानी जो था ये लगभग 24 फुट और 25 फुट चले जाता, मतलब इसका डबल होता। और ये सारा एरिया जो था, यहाँ पे बुजुर्गों का निकलना मुश्किल हो जाता, इवैक्यूएट करना। यंगस्टर्स तो शायद निकल जाते जो निकल गए थे, लेकिन बहुत दिक्कत होती। जब हम वहां लोगों के घर गए तो ऑलमोस्ट 8 फुट और 6 फुट गारा भरा हुआ था। गारा एक लोकल लैंग्वेज का वर्ड है, आई थिंक आप सब समझते होंगे, जो सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है जब पानी आता है इस तरीके से फ्लड में, तो सिल्ट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाती है। वो सिल्ट लोगों के घरों में कीचड़ जो था वो 8 फुट डीप था। तो उनको किसी भी तरीके की मदद नहीं की गई, अदर देन 3 4 5 दिन बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने ट्रक्स भेजे म्यूनसिपैलिटी ने, लेकिन लोग अपनी ही लेबर करके खुद ही उसको मतलब निकाल रहे थे। और कोई लेबर की हेल्प जो थी वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि इस इन कामों के लिए बनी है उनसे मिली। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है दैट ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको हम लोगों ने उस टाइम पे एक वीडियो बनाई जिसमें हमने बताया पहले ही कि लोग जो लो लाइंग एरिया में रह रहे हैं वो मेंटली रेडी हो जाएं कि इस बार बाढ़ बहुत भयानक आने वाली है। ये वीडियो हमारी 5 लाख से ऊपर गई। एंड हमने रिवर फ्रंट को डायरेक्टली उसमें मतलब बताया भी कि ये रिवर फ्रंट का रीजन है। बट हम लोगों को दिखा कि एग्जैक्टली आफ्टर द फ्लड जो गवर्नमेंट थी और जो स्मार्ट सिटी थी जो रिवर फ्रंट की प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जो उस प्रोजेक्ट को डील कर रही है, उन्होंने रादर देन आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग कि इस फ्लड से रिवर फ्रंट का क्या रिलेशन है एंड कंस्ट्रक्टिवली इस चीज को अंडरस्टैंड करने के बजाय एक एडवर्टाइजमेंट और एक प्रोपेगेंडा मॉडल स्टार्ट कर दिया हमारे जो वीडियोस थी उनको काउंटर करने के लिए। उन्होंने एडवर्टोरियल डाला। वाई आई एम कॉलिंग इट एडवर्टोरियल बिकॉज वो एडिटोरियल सेक्शन में था, लेकिन वो स्मार्ट सिटी ने खुद ही डाला था। मतलब स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर ने ही लिखा था एक एडिटोरियल जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जम्मू को इस प्रोजेक्ट ने फ्लड से बचाया। और उनका जो लॉजिक था वो ये था कि इस फ्लड के पीछे एंड आगे डिस्ट्रक्शन हुई नदी के किनारों पे, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था वो होल्ड किया। हमें पता था ये प्रोजेक्ट होल्ड करेगा। उसका रीजन ये इन्होंने बहुत कॉन्क्रीट एंड बहुत स्ट्रेंथ से और बहुत डीप जाके इसकी फाउंडेशन बिल्ड की है। ये सवाल का जवाब उन्होंने हमें खुद दिया था जब हमने उनसे बात की थी। लेकिन जब हमने सेम सवाल पूछा था कि लोगों का क्या होगा, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। इस प्रोजेक्ट का कोई एआईए नहीं हुआ, इस प्रोजेक्ट का कोई एसआईए नहीं हुआ, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ। और वो उन्होंने बाईपास कैसे किया? उन्होंने बोला कि हम लोग एक प्रोजेक्ट को रिक्लेम कर, एक लैंड को रिक्लेम कर रहे हैं जो कि लैंड नहीं थी, जो रिवर का बैंक है। और रिवर बैंक से 50 मीटर अंदर जाके रिवर बैंक को हम लोग डेवलप कर रहे हैं एक ओपन एरिया में। हम लोग कोई स्ट्रक्चर इरेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इतना बड़ा झूठ था क्योंकि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट में लिखा है कि फेज 1 में जो प्रोजेक्ट बनेगा उसके ऊपर रियल एस्टेट डेवलप होगी। अगर उसके ऊपर रियल एस्टेट डेवलप होगी इसका मतलब आप उसके ऊपर इरेक्ट करेंगे जो मतलब आप अपने दुकानें बनाएंगे, होटल्स बनाएंगे। इनफैक्ट उसके बारे में भी क्लैरिटी है कि क्या बनाएंगे। दे आर प्लानिंग टू बिल्ड होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड फ्लैट्स, इस तरीके की रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जिनको वो आगे मतलब आगे ऑक्शन करने वाले हैं एंड फिर उसके बाद सेकेंड फेज बनाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट उनको जरूरी था, लेकिन उन्होंने एक प्रोजेक्ट के 2 फेज बनाए। फिर एक फेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट जिसमें सिर्फ वो प्रोमेनाड्स एंड रिवर फ्रंट का रिवर बैंक बनाए, सेकंड पार्ट की उसके ऊपर रियल एस्टेट बनाए, जस्ट सो दैट दे कैन बाईपास द लॉज दैट आर बिल्ट बाय द मतलब बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो दिस शोज दैट देयर कॉम्प्लेसेंसी। हमारा कोशिश थी कि हम लोग इस कॉम्प्लेसेंसी को पब्लिकली बताएं। काफी ज्यादा पब्लिक ओपिनियन हमारे साथ भी थी, लेकिन अभी भी एटलीस्ट 50-50 है। देर इज 50% ऑफ द पीपल who are in this opinion that this is a very good development। कभी हमने बोट नहीं देखी। देर इज ऑलवेज अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि कश्मीर में शिकारा चलती है तो बहुत टूरिज्म आता है, मे भी जम्मू में बोट चलेगी तो टूरिज्म आ जाएगा और उससे हम लोगों की आमदनी बढ़ेगी। बट वो बोट कौन चलाएगा ये सवाल भी नहीं पूछा जाता है। वो प्राइवेट ऑपरेटर्स कौन होंगे एंड वो बोट कितनी सही है।
मतलब मैं एग्जांपल दूं तो अभी 1 महीना पहले इन्होंने बोट का ट्रायल किया 27th को, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि एग्जैक्टली 6 मंथ्स बैक अराउंड 28th अगस्त, 27th एंड 28th अगस्त फ्लड्स हम लोगों के आए, और एसडीआरएफ की बोट्स वहां नहीं पहुंची, टाइम पे नहीं पहुंची। हमें लगातार एसओएस कॉल्स आ रहे थे, लोग अपने घर वालों के बारे में जानना चाह रहे थे। थैंकफुली जाने नहीं गई, सिर्फ माल का नुकसान हुआ, जान का नहीं। लेकिन ये एसडीआरएफ की सेम बोट्स इनसेंसिटिव होके ये लोग ये बोट राइडिंग, फ्री बोट राइडिंग करवा रहे थे और ट्रायल्स कर रहे थे आरएफडी का, उसी प्रोजेक्ट का जिस प्रोजेक्ट की वजह से नदी का गला घोटा है और वो पानी लोगों के घरों में गया है, उनको नुकसान दिया है। ऐसी कई सारी और इंटरसिटीज, मतलब और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि रफी जी इसके बारे में बताएं। एंड मैं यहाँ पे अपनी बात मतलब समय का सीमा नहीं लाऊंगा, और तो ऑलरेडी मैंने आई थिंक 7:30 ले लिया है, तो मैं यहाँ रोक लूंगा अपनी बात। तो धन्यवाद। थैंक यू अनमोल। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि क्या इम्पैक्ट हुआ फ्लड का, और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का पर्टिकुलरली उसके कारण कैसे हुआ। और आप सब जो बता रहे थे तभी मैं और पुणे से और भी कुछ साथी है, जैसे संजीव जी है, जयश्री है, वी वर एग्जैक्टली रिलेटिंग द सेम थिंग्स। जो आप स्टोरी बता रहे थे वही हम यहाँ पुणे में भी देख रहे हैं। एंड सो द स्टोरी इज द सेम। इसको हमको इकट्ठा भी आवाज उठानी पड़ेगी, अपने अपने लेवल पे तो आवाज उठानी पड़ेगी, लेकिन इकट्ठा भी उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल। और अभी मैं फिर रफ़ी जी के पास जाऊंगा। रफ़ी जी का स्पेशलिटी ये है कि उन्होंने उसको टेक्निकली और साइंटिफिकली पूरा एनालिसिस किया हुआ है। सो दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि फ्लड्स क्यों आए थे, कैसे आए थे, और उस पर क्या वल्नरेबिलिटी उसका कैसा है, रिस्क फैक्टर कितना था, और उसका रेजिलियंस क्या हो सकता है। रफ़ी जी, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सर। Thank you, Anmol, for a very detailed, insightful रफी जी session. कैमरा, And कैमरा। okay. Just a minute. हाँ जी, thank you, Anmol, for a very detailed, insightful, and a critical discussion on the Tavi River system. And thank you, Santosh ji, for inviting me here to showcase my research on Tavi River. So, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे थोड़ा अलो कर लिए। कर सकते हो। यस। क्या हुआ रफी जी? मेरा जो आज का टॉपिक है वो है फ्लड हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ जम्मू सिटी रीजन इंडिया। जैसे अनमोल जी ने बताया हमें कि कैसे फ्लड प्लेन को रिक्लेम किया गया, या रणवीर कैनाल के ऊपर उन्होंने बात करी, या जो भी लैंड यूज चेंजेस हुई हैं फ्लड प्लेन्स पे, तो मैं उसको थोड़ा ऐसे टेक्निकल टर्म्स में उसको मैपिंग के थ्रू आपको शोकेस करूंगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी इंट्रो वगैरह जान लें कि अर्बन रिवर्स कैसे बनती हैं, या अर्बनाइजेशन कैसे रिवर के अलोंग होती हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो रिवर्स है वो एक फोकल पॉइंट है ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो पीपल जो है वो अट्रैक्ट होते हैं रिवर की तरफ फॉर द प्लेस ऑफ कल्चर एसेमिलेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स। हिस्टोरिकली हमने बहुत सारी सिविलाइजेशंस देखी हैं जो रिवर के अलोंग हुई हैं, जो कि एक अर्बन सेंटर को मतलब ग्रो करने में और उनकी सराउंडिंग को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। और ये जो प्रोसेस है अर्बनाइजेशन का, ये नेचुरल इंक्रीज करता है पॉपुलेशन को, माइग्रेशन को, और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर हम अलोंग द रिवर्स करते हैं, तो ये उसमें हेल्प करता है।
सो इन दिस प्रोसेस जो नेचुरल स्ट्रक्चर है रिवर का और जो फ्लड प्लेन की मॉर्फोलॉजी है वो कहीं ना कहीं मॉडिफाइड होती है, क्योंकि इम्परवियस सरफेस इंक्रीज होता है और चैनल का अल्टरेशन होता है और इससे रिवर की जो विड्थ है वो भी डिक्रीज होती है। अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो सिंस 1985 जो ग्लोबल बिल्टअप एरिया इज ग्रू बाय 85% और जो हाईएस्ट अर्बन ग्रोथ हुई है वो ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन्स में हुई है। So several studies establish that urban expansion alters the hydrological pattern, increase surface runoff and create flood-like conditions, जिससे कि impervious surface जो कि मैं पहले बोल रहा था और encroachment हो रही है हमारे flood plains पे और जो land use change हो रहा है flood plains पे। So ये जो flood conditions है फिर ये damage करेंगे disproportionality when large amount of water inundates the area outside the river channel, जो कि encroach हो रखा है for the infrastructure development के लिए। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें जो नॉर्थ इंडिया में फ्लड्स आए, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव लॉसेस हमें फेस करने को मिला, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, जिससे कि हमें एक सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है कि हम इसको एक तरह से मैप कर सकें कि कैसे हम फ्लड प्लेन की मैपिंग कर सकें कि आने वाले टाइम पे हम इस चीज को ओवरकम कर सकें। So there are many numerous studies have been done on the flood hazard and vulnerability mapping. So बहुत सारे methods हैं जो flood hazard और vulnerability को मैप करते हैं, जैसे कि fuzzy logic है, frequency ratio है, analytical hierarchy process है और machine learning है। तो जो मोस्ट कॉमन अप्रोच और जो मोस्ट कॉमन मेथड जो यूज किया जाता है रीजनल लेवल पे वो है एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस मेथड। एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस मेथड में आपको ऐसे मोटा मोटा समझा दूं, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा इसमें। ये एक तरह से मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं फ्लड के आने के लिए, मतलब फ्लड हैजार्ड को कौन कौन से फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, हम उन फैक्टर्स को लेके उनको रैंकिंग देते हैं। रैंकिंग में हम क्या करते हैं कि रैंकिंग जो बेस होगी हमारी वो या तो आपकी ओन नॉलेज पे होगी या लिटरेचर रिव्यू पे होगी या आपकी फील्ड नॉलेज पे होगी या किसी एक्सपर्ट नॉलेज पे आप उनको रैंकिंग दोगे और वेटेज दोगे। तो वो रैंकिंग जब आप दे दोगे फिर आप उन्हीं लेयर्स को ओवरले करोगे। ओवरले से फिर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो कि बहुत टेक्निकल है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ओवरले मेथड आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि इन सारी लेयर्स को इकट्ठा करके फिर ओवरले मेथड किया जाता है जिससे कि हमारे पास फ्लड हैजार्ड मैप्स आते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव of these studies are the two main objectives: to analyze the causative factors affecting the flood hazard, हमने सबसे पहले causative factors देखने हैं, and to assess the flood hazard and vulnerability. So this is my study area, that is Jammu city. So Jammu city is an historical urban settlement developed along the Tavi river bank. Tavi river actually is a left bank tributary of Chenab river. सो अगर हम जम्मू सिटी की ही बात करें तो तवी रिवर डिवाइड कर रही है जम्मू सिटी को टू पार्ट्स में, दैट इज द ओल्ड जम्मू एंड न्यू जम्मू सिटी। सो देयर आर टोटल 4 ब्रिजेस ऑन द तवी रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम सिदड़ा टू भगवती नगर। सो आफ्टर द 4th ब्रिज जो तवी रिवर है वो डिवाइड होगी 2 में, दैट इज द बड्डी तवी ऑन द राइट बैंक एंड द निक्की तवी ऑन द लेफ्ट। सो दिस 2 रिवर्स आल्सो फॉर्म एन लार्ज एलुवियल आइलैंड इन बिटवीन, जिसको हम मंडल भी बोलते हैं। सो ये हमारे पूरे सिटी का सिनेरियो आ गया। और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं जम्मू सिटी की, ये डिमार्केट की गई है जो जम्मू का मास्टर प्लान है 2032 का जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये उसको देख के डिमार्केट की गई है। और इसका टोटल एरिया जो है वो 471.78 स्क्वायर किलोमीटर है। तो जो मेन फोकस इस स्टडी का रहेगा वो तवी रिवर के फ्लड प्लेन्स पे रहेगा जम्मू सिटी में और उसके सराउंडिंग एरियाज में, क्योंकि जो एक्टिव फ्लड प्लेन्स है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रोच हुआ है ड्यूरिंग द टाइम, क्योंकि अर्बन एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि आर्टिफिशियल लेक और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां पे अभी बनाया गया है। और बहुत सारे इलीगल हाउसिंग जो कि स्टेट लाइन पे बने हैं फॉर दी रिक्रिएशनल एरियाज आल्सो, जैसे अभी पीछे अगर सिदड़ा में बात करें हम तो गोल्फ ग्राउंड वहां पे बना हुआ है, वो भी एक तरह से फ्लड प्लेन के ऊपर ही बना हुआ है और जो एम्बैंकमेंट की तरफ से इंक्रोचमेंट हो रही है। तो अगर हम हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन करें तवी रिवर में फ्लड्स की, तो जैसे कि मैंने पहले बात करी कि अनप्लान अर्बन एक्सपेंशन जो हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रिवर चैनलाइजेशन,
ये कहीं ना कहीं हमारे फ्लड को एम्पलीफाई कर रहा है। अगर हम पास्ट 2 डेकेड्स की बात करें, जो रिवर का कोर्स है वो बहुत ही ज्यादा शिफ्ट हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो भी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना है या आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट बना है, पहले तवी का जो पानी था वो दोनों में इक्वली फ्लो करता था, बड्डी में भी और निकी तवी में भी। बट इस प्रोजेक्ट को ज्यादा और शोकेस करने के लिए उन्होंने जो सारा फ्लो है 90% फ्लो जो है वो निकी तवी में डाला हुआ है। तो उसकी वजह से जो रिवर का कोर्स है वो भी शिफ्ट हुआ है। तो अगर हम इस फ्लो ग्राफ पे देखें, बार ग्राफ पे देखें, तो यहाँ पे मैंने 3 लाइंस ड्रॉ करी हैं, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो येलो लाइन है ये अलर्ट लेवल को शो कर रही है, जो कि 14 फीट वाटर डेप्थ होगी, तो अलर्ट लेवल हमें रेस होगा। देन ऑरेंज लाइन इज द डेंजर लेवल, देन द रेड लाइन इज द इवैक्यूएशन लेवल। तो डेंजर लाइन जो है वो 17 फीट पे है और इवैक्यूएशन लेवल 23 फीट पे है। तो अगर हम 1988 से 2025 के बीच की बात करें, सो 14 टाइम्स जो है हमारे पास वाटर का जो लेवल है वो अलर्ट लेवल को क्रॉस हुआ है। 20 टाइम्स एंड 7 टाइम्स जो है वो डेंजर लेवल क्रॉस हुआ है, और 3 टाइम्स हमारे पास इवैक्यूएशन लेवल क्रॉस हुआ है। और इस 3 टाइम्स हमारे पास इवैक्यूएशन लेवल क्रॉस हुआ है। 1988 में हमारे पास 30 फीट वाटर डेप्थ थी, और 2014 में हमारे पास 33 थी, और 2025 में जो गवर्नमेंट का डाटा है उसमें उन्होंने 34 फीट दिखाई है। बट बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन, दिस डेटा शोज अस दैट दिस डिस्चार्ज माइट बी 36 to 37 फीट। तो ये जो 2025 फ्लड था, जो ये 1 in a 100 year फ्लड इवेंट था, और हाईएस्ट एवर रिपोर्टेड फ्लो इसमें डिस्चार्ज हुआ है, जो कि 5,27,000 क्यूसेक वाटर जो इसमें फ्लो हुआ है। और सिटी को बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो रिपोर्ट हुआ है, ओवर 6,000 पीपल जो है वो इफेक्टेड एरिया से इवैक्यूएट किए। So these are some data sources which I have used in my flood hazard and vulnerability analysis. So इसमें कुछ इंडाइसिस हैं, जैसे कि NDVI, जिसको हम नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स बोलते हैं, NDBI नॉर्मलाइज डिफरेंस बिल्ट अप इंडेक्स, NDMI नॉर्मलाइज डिफरेंस मॉइस्चर इंडेक्स, TWI टोपोग्राफिक वेटनेस इंडेक्स, एंड TRI टोपोग्राफिक रगडनेस इंडेक्स, एंड STI सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स। ये कुछ मैंने इंडाइसिस यूज किए हैं। और साथ में हमने लैंड यूज लैंड कवर मैप रखा है तभी अपने जम्मू सिटी का, और स्लोप मैप, ड्रेनेज डेंसिटी, डिस्टेंस फ्रॉम रिवर, जियोमॉर्फोलॉजी और रेनफॉल। ये कुछ मैंने 12 पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं, जो कि मेरे फ्लड स्टडी में, फ्लड हैजार्ड और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में हेल्प करेंगे कि कैसे वो फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें फ्लड की ज्यादा कंडीशंस बैठ रही हैं। सो ये वही AHP मेथड जो मैंने आपको बताया, और AHP मेथड के साथ साथ हमने इसमें एक थ्रेशहोल्ड टेक्निक भी लगाई है। थ्रेशहोल्ड टेक्निक में हमने क्या किया है कि जो भी हमारे स्टडी एरिया में मतलब फ्लड प्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, हमने सिर्फ उन्हीं को ही लिया है कि वहां ही फ्लड आ सकता है। बाकी जो अपलैंड एरियाज हैं, क्योंकि अगर हम पूरा एरिया ले लें, तो अगर हम उसमें जब ओवरले मेथड लगाते हैं तो वो पूरे एरिया को मतलब कि फ्लड प्रोन दिखाता है, जबकि जम्मू सिटी में कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे फ्लड नहीं आता है। तो हमने वो वाले एरियाज कंसीडर किए हैं जहाँ पे फ्लड प्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिले, और उसी को हमने ओवरले किया है AHP मेथड के साथ। सो ये हमारे पास कुछ वर्क फ्लो है जो मैंने मेथोडोलॉजी यूज करी है। आप इसमें देख सकते हैं टोपोग्राफिकल फिजिकल फैक्टर्स, जो कि स्लोप और जियोमॉर्फोलॉजी है, हाइड्रोलॉजिकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इसमें ड्रेनेज डेंसिटी आ गई, और रेनफॉल आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम रिवर आ गया, और जो मैंने इंडाइसिस की बात करी ये 5-6 इंडाइसिस हैं, और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स दैट इज द लैंड यूज लैंड कवर जो मैंने 2023 का बनाया है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा वर्क फ्लो है। अब हम बात करेंगे जो मैंने फैक्टर्स चूज किए हैं उसके बारे में। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम रिवर। तो आप इस मैप में देख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो अबव है 400 मीटर्स के। So in the field visit, it has been found that the major infrastructure project and the residential houses and agriculture land are closer to the river network within the 200 meter zone.
तो जितना भी 200 मीटर के एरिया में था ज्यादातर वहां को ही हमें देखने को मिला, जो भी रेजिडेंशियल हाउसेस थे या रिक्रिएशनल एरियाज थे, और वो की हाईली फ्लड प्रोन है, और जो सेटलमेंट या जो एग्रीकल्चर लैंड उस मेन रिवर से या जो मेन चैनल से दूर है वो कम फ्लड प्रोन है। और सेम ड्रेनेज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो हाई ड्रेनेज डेंसिटी जो हमारे पास अभी देखने को मिल रही है वो मेन तवी रिवर चैनल पे है और पैलियो चैनल्स पे है। ये जो पैलियो चैनल्स हैं, मैं आपको पैलियो चैनल्स का आगे भी दिखाऊंगा मैप एक, बट पैलियो चैनल्स होते क्या है मैं आपको ये मोटा मोटा बता देता हूँ। ये एक तरह से एशियंट अबेंडन चैनल्स बोल लो आप एक रिवर के, जो कि विद द टाइम स्पैन जो बरिड हो जाते हैं सेडिमेंट्स में, तो कहीं ना कहीं उनके मतलब छोटे मोटे चैनल्स रहते ही हैं। अगर वही है वाटर ओवरफ्लो हो तो वो वहीं से अपना रास्ता निकालते हैं, तो उनको हम पैलियो चैनल्स बोलते हैं। तो मेन ड्रेनेज डेंसिटी हमें देखने को मेन तवी रिवर चैनल्स में मिल रही है और चैनल्स में, और जो कुछ खड्स, सीजनल खड्स और नालाज हैं along the Buddy and Nikki Tavi rivers. So in this map, the total of 10.83% of area having the higher drainage density. Then we have the average annual rainfall map, जिसमें कि हमारे पास जम्मू सिटी में फ्लड हमें मोस्टली मानसून सीजन में ही देखने को मिलते हैं। तो एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न रीजन इज सिग्निफिकेंटली हायर रेनफॉल बट डिक्रीज टुवर्ड्स द साउथ एंड साउथ वेस्ट। तो हमारे पास अबाउट 59.86% एरिया जो है हैविंग द मीन एनुअल रेनफॉल अबव 1300 मिलीमीटर। तो अगर हम बात करें अपने लास्ट ईयर फ्लड इवेंट्स की, तो उसमें हमारे पास नियर अबाउट 290 प्लस mm रेनफॉल हुआ था इन ए डे। ये 1300 mm एनुअली है हमारे पास। देन वी हैव ए जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हमारे पास मोस्ट ऑफ दी जो स्टडी एरिया है मेरा, इसमें हमारे पास पिगमेंट एलुवियल प्लेन और ओल्डर एलुवियल प्लेन है। ये पिगमेंट एलुवियल प्लेन और ओल्डर एलुवियल प्लेन है। यहाँ पे 70.9% एरिया ये कवर कर रहे हैं, और इसी में ही जो 9.04% एरिया है वो हमारे फ्लड प्लेन्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे ओल्ड फ्लड प्लेन्स भी आगे और न्यू फ्लड प्लेन्स भी आगे और तवी रिवर का चैनल भी आगे। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे स्लोप की, तो स्लोप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लड हैजार्ड की मैपिंग के लिए। तो मेजॉरिटी जो स्टडी एरिया है वो 79% जेंटल स्लोप पे है। तो जेंटल स्लोप स्पेशली इन द लोअर सेक्शन विच पोज ए हायर पोटेंशियल ऑफ फ्लडिंग ड्यूरिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितनी ज्यादा जेंटल स्लोप होगी तो जैसे ही रिवर ओवरफ्लो करेगी तो वो ज्यादा वाटर एक्यूमुलेशन होगा वहां पे। और हमारे पास ओनली 0.47% हैव स्टीप टू वेरी स्टीप स्लोप, जो कि अपलैंड्स पे हमें देखने को मिल रही है। देन वी हैव ए लैंड यूज लैंड कवर मैप, जिसमें हमारा मोस्ट ऑफ द रीजन जो कवर हो रहा है बाय द एग्रीकल्चर एंड द बिल्ट अप लैंड, और स्लाइटली हमें वेजिटेशन देखने को मिल रही है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। तो ये कुछ शेप मैप्स आगे, बाकी हम आगे इंडाइसिस की बात करेंगे। ज्यादा इंडाइसिस में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी है। बस आपको ये बता दूं कि वेटनेस इंडेक्स क्या है या एनडीवीआई क्या है, बिल्टअप क्या है। वेटनेस इंडेक्स एक्चुअली वो है कि इस मैप में अगर आपको हायर वेटनेस इंडेक्स देखने को मिलेगी, हायर वैल्यू देखने को मिलेगी, तो हायर हैवी रेनफॉल वहां देखने को मिलेगा आपको और हाई रिस्क होगा फ्लड का। और हमारे पास 5.21% एरिया है जो कि हाई वैल्यू टीडब्ल्यूआई की शो कर रहा है। और सेम एनडीवीआई की बात करें जो वेजिटेशन इंडेक्स है, वेजिटेशन अगर डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली फ्लड जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस होंगे। तो हमारे पास जो वेजिटेशन है इस मैप में 67.63% हैव द हाई वेजिटेशन एरिया। देन वी हैव ए बिल्ट अप इंडेक्स, इसमें हमारे पास 35.9% एरिया जो है वो बिल्ट अप एरिया में है। Then we have a moisture index. In the moisture index, high moisture soil has low infiltration and increased surface runoff, while low moisture soil increase the infiltration rate and low surface runoff. So इसमें हमारे पास 43% है एरिया है जो हाई मॉइस्चर वैल्यू हमको दे रहा है। तो एक तरह से ये मॉइस्चर कंटेंट जो है सॉइल और वेजिटेशन का, ये हमें कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बताता है लैंड की। ऐसे ही हमारे पास रगडनेस इंडेक्स है। रगडनेस इंडेक्स में हम लेवल सरफेस देखते हैं और रग्ड सरफेस देखते हैं। तो लेवल सरफेस पे फ्लड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि
सरफेस लेवल है, जैसे मैंने पहले स्लोप के बारे में बताया कि अगर जनरल स्लोप होगी तो इसमें जो हमारे पास 85% एरिया जो है जम्मू सिटी का वो लेवल सरफेस है। और ऐसे ही सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स है, सेडिमेंट कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय द स्ट्रीम चैनल, वो हम इसके ऊपर इस मैप में दिखा रहे हैं। सो जितनी भी मैंने ये 12 लेयर यूज करी, इन 12 लेयर्स को यूज करके देन हम इसको ओवरले करेंगे विद द AHP मेथड, और उसी ओवरले से हमारे पास ये फ्लड हजार्ड जोनेशन मैप बना है। ठीक है, तो इस फ्लड हजार्ड जोनेशन मैप का जो रिजल्ट आया हमारे पास, जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट्स है जम्मू प्लेन्स का, जिसमें वास्ट एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन बिल्टअप लैंड है, और जो फ्लड प्लेन्स हैं तवी रिवर्स के, वो हाई टू वेरी हाई फ्लड प्रोन एरियाज में आ रहे हैं। एक्चुअली हजार्ड मैप्स को मैंने 5 में डिवाइड किया है, वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई। तो जैसे कि लोअर लाइन एरियाज जो हैं और जो फ्लड प्लेन एरियाज जो हैं वो हाई टू वेरी हाई में शो कर रहे हैं, और जो 2/3 एरिया है वो हमारे पास नो फ्लड रिस्क है सिटी के अंदर। लेकिन जो 1/3 एरिया है हमारे पास, द टोटल ऑफ 14.34 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, दैट इज 3.4%, इज अंडर हाई टू वेरी हाई फ्लड हजार्ड जोन्स। इसमें हम जो देख रहे हैं कि फ्लड प्लेन्स जो तवी रिवर के हैं, या सीजनल खड्स और नालाज जो भी हमारे सराउंडिंग्स में हैं जम्मू सिटी के, या वही पैलियो चैनल्स जो हैं, वो बहुत ज्यादा फ्लड प्रोन एरियाज हैं। और जो कि सैंड माइनिंग हो रही है डाउनस्ट्रीम एरियाज में, जैसे कि बड्डी तवी में या निकी तवी में जो भी सैंड माइनिंग हो रही है, या इंक्रोचमेंट जो भी फ्लड प्लेन हो रहा है, जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ्लड प्लेन एरिया का रिक्लेमेशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस डैमेज को और ज्यादा इंक्रीज करता है, कहीं ना कहीं इस फ्लैश फ्लड्स को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। वैसे ही हम आगे वल्नरेबिलिटी देखेंगे। वल्नरेबिलिटी के लिए हमें सबसे पहले वल्नरेबल पोटेंशियल जोन निकालने पड़ेंगे, जो कि हम सेटलमेंट और एग्रीकल्चर के निकाले हैं। फिर इन्हीं मैप्स को, एग्रीकल्चर और सेटलमेंट मैप्स को, हम जब हजार्ड प्रोन के ऊपर ओवरले करेंगे तो हमारे पास वल्नरेबल एरियाज आएंगे। तो वल्नरेबिलिटी मैप हमारे पास मेनली जो शो हो रही है एग्रीकल्चर और सेटलमेंट की शो हो रही है। द टोटल एरिया जो हाई टू वेरी हाई वल्नरेबिलिटी ऑफ सेटलमेंट है वो 43.37 स्क्वायर किलोमीटर है, दैट इज 9.91% ऑफ द टोटल एरिया। और जो 10% एरिया है वो मॉडरेट वल्नरेबिलिटी में है। सिमिलरली जो 29.93 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है एग्रीकल्चर का, वो हाई टू वेरी हाई वल्नरेबिलिटी है। जो एग्रीकल्चर और अगर हम सेटलमेंट की थ्रेट की बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लड हजार्ड, वो हमें साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो वास्ट पोर्शन है वो एलुवियल प्लेन है एग्रीकल्चर का, और साथ में जो विल्टअप है इन द विसिनिटी ऑफ तवी रिवर और सीजनल स्ट्रीम्स में, वहां पे हमें देखने को मिल रहा है। सो देन वी कैलकुलेट द ओवरऑल वल्नरेबिलिटी। हमने सबसे पहले फ्लड हजार्ड प्रोन एरियाज देखे, फिर हमने सेटलमेंट वल्नरेबिलिटी देखी, फिर एग्रीकल्चर वल्नरेबिलिटी देखी। अगर हम ओवरऑल वल्नरेबिलिटी की बात करें, फिर हमने उन्हीं 3 लेयर्स को ओवरले करके एक ओवरऑल वल्नरेबिलिटी निकाली, जिसमें कि हमारे पास मोर देन 18% एरिया जो जम्मू सिटी का वो फ्लड वल्नरेबल आया। जिसमें कि हम बात करें जो सेटलमेंट और एग्रीकल्चर दोनों को मिला के 29.2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और वो एरिया जो कि 200 मीटर मतलब प्रॉक्सिमिटी में है रिवर्स के या सीजनल खाड और नाला के, वो ज्यादा हमारे पास फ्लड वल्नरेबल्स हैं। और बात अगर हम करें बड्डी और निकी तवी रिवर के एरियाज की, वहां पे जो भी रिवर्स के अलोंग में सेटलमेंट्स हैं वो ज्यादातर हमारी पेस्टोरल नोमाड्स हैं, जो कि गुज्जर और बकरवाल हैं, और वो ज्यादा फ्लड प्रोन कंडीशंस में रह रहे हैं। और इसका जो एनालिसिस है वो हाई टू हाई वल्नरेबल एरियाज जो कि साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है। देन ये हमारे पास कुछ फील्ड एविडेंसेस हैं जो कि हमने कलेक्ट किए थे डेली एक्सेसर न्यूज़पेपर से। एक ये लोकल न्यूज़पेपर है, जम्मू रीजन का है, इवन जम्मू कश्मीर का है। तो ये सितंबर 1988 के फ्लड को मतलब कि शो कर रहा है। Actually, the purpose of this collecting this newspaper archives is to validate the flood hazard and vulnerability map, जो कि मैंने पीछे जितनी भी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से जो मैप बनाए थे उनको एक तरह से वैलिडेट करने के लिए ये मैंने सारा डाटा कलेक्ट किया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सितंबर 1988 में ये जो एरियाज हैं
ये तो विक्रम चौक वाला ब्रिज ही है, मेन तवी ब्रिज है जो, यहाँ पे भी आप फ्लो देख सकते हो। उस टाइम पे भी पानी जो है वो पूरा टच हो रहा था तवी रिवर के साथ। और ये कुछ एरियाज जो हैं, ये जो जीवल का एरिया है, जो आप अभी अनमोल जी बात कर रहे थे कॉमर्स कॉलेज और साइंस कॉलेज के बाहर, ये उधर का एरिया है। और साथ में ये मैं अभी फाइंड नहीं कर पाया, इंडियन कॉफी हाउस है, ये बहुत पुराना, ये भी नियर अबाउट 10 फीट वाटर में था, ये प्रेस मतलब क्लब है, फ्लड वाटर में था। प्रेस अच्छा, ये क्लब। प्रेस क्लब है। ओके ओके ओके। ये मैंने नवजीत सर से पूछा था, बट वो भी बता नहीं पाए थे कि ये कौन सा पहले इंडियन कॉफी हाउस है। पहले प्रेस क्लब ही इंडियन कॉफी हाउस था, वहीं प्रेस बैठती थे सारे प्रेस वाले। अच्छा 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 अच्छा। तो ये सारे कुछ हैं। और इसमें हमें मैंने एक वो फोटो लगाना भूल गया मैं, जम्मू यूनिवर्सिटी का। हाँ, ये जो फोटो है, ये जम्मू यूनिवर्सिटी लॉस मैन्युस्क्रिप्ट्स लैब्स इन फ्लैश फ्लड्स। यहाँ पे कम से कम हमारा करोड़ों का नुकसान उस टाइम पे भी हुआ था, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड कैंपस है वो नियर साइंस और कॉमर्स कॉलेज में होता था पहले। वो तो वहां वो तक सॉरी, मैं हम्म, कट कर रहा हूँ, वो वही जगह है जो इस बार फ्लड हुआ है ना, कॉमर्स कॉलेज का एरिया वही था, जम्मू जी जी, यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस, एग्जैक्टली वही ओके था। ओके ओके ओके। सो ये हमारे पास 1988 का आर्काइव है। देन दिस आर द इमेजेस ऑफ 2014, हिस्टोरिकल इमेज जो हमें डेली एक्सेस न्यूज़पेपर से ही मिले थे, क्योंकि 2014 में हम भी इतने मतलब कॉन्शियस नहीं थे कि इन चीजों को रिपोर्ट भी करना है या नहीं। तो इसमें आप ये लोअर फ्लाइन मंडल का ब्रिज देख रहे हो, जो कि तवी रिवर के आइलैंड पे है। ये उस टाइम पे भी टोटली वॉश्ड अवे हो चुका था। और जो भी सेटलमेंट हमारी बड्डी और निक्की तवी रिवर में थी, जैसे ये बेलीचराना का एरिया है निक्की तवी के अलॉन्ग में, और ये आप वही जो अपना विक्रम चौक का ब्रिज देख रहे हो, उस टाइम पे भी जो पानी पूरा टच करके जा रहा था यहाँ से। देन ये जो अभी का जो मेरा फील्ड सर्वे था सितंबर 2025 में, ये कुछ इमेजेस हैं तवी रिवर फ्रंट की। ये आप तवी रिवर फ्रंट देख सकते हैं। ये उन्होंने क्लेम तो कर लिया कि हाँ जी रिवर फ्रंट ने हमारी सिटी को बचा लिया, बट उनका खुद का जो रिवर फ्रंट है वो 5 to 6 फीट पूरा डग हो चुका है अंदर, फ्लड की वजह से। और इसी बाउंड्री की वजह से जो पीछे हमारे पास मीटर गॉज था उसका डिस्चार्ज डेटा लेने का, रिवर का डिस्चार्ज लेने का, वो पूरा मतलब वॉश अवे हो चुका है, जो भी अभी अनमोल ने भी बताया। और ये कुछ एरियाज हैं वही जो अनमोल जी दिखा रहे थे, जो फोर्थ ब्रिज के पास है। और ये हमारा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है, जो कि टोटली हमारे एक्टिव फ्लड प्लेन को मतलब कवर कर रहा है। ये गुजर नगर का एरिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ज्यादातर यहाँ पे सेटलमेंट लीनियर सेटलमेंट हुई है। और यहाँ पे वही है जैसे मार्जिनलाइज सेक्शन रहती है। और मतलब कह सकते हो कि ये आप फ्लड प्लेन मार्क देख सकते हैं एक घर के अंदर। मतलब 12 to 15 फीट पानी यहाँ पे आया हुआ था, और बहुत ही ज्यादा डेब्रिस था कमरों के अंदर। अभी आप देख सकते हो ये मतलब लोगों की बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है। और एक ये हमारे भाई थे, ये यूपी से यहाँ पे अपने बैग का काम करते हैं। तो इनका ये पूरा का पूरा नुकसान मतलब कम से कम 5 लाख का नुकसान इन्होंने मुझे बताया कि मेरा 5 लाख का नुकसान पूरा का पूरा। बैग जो थे वो कुछ तो बैग है, क्योंकि ये खुद ही यहाँ पे मशीन से बैग सिलते थे और फिर आगे मार्केट में बेचते थे। कुछ लोगों के घर यहाँ पे टोटली तबाह हो चुके थे, ये ड्यू टू रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट और जो हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं उसकी वजह से ये जो ज्यादा कंडीशंस देखने को मिली है। ये पीरखू का एरिया है। पीरखू का एरिया भी ज्यादातर जो पीरखू में जो पानी आया, जब मैंने लोगों से बात करी वहां पे, क्योंकि मैंने उनसे जब पूछा कि आपने 1988 या 2014 का फ्लड फेस किया, तो वो 2014 का फ्लड तो बोल रहे थे, बट बोलते इतना पानी हमारे पास नहीं आया था। अभी आप ये वाला घर देख सकते हैं, इस घर में आप कम से कम भी 8 to 9 फीट जो पानी था वो अंदर था। और डेब्रिस तो 3 to 4 फीट इन्होंने बोला कि हमारे मतलब घुटनों तक डेब्रिस अंदर था, और वो सारा इन्होंने खुद साफ किया हुआ है। और इस वजह से जो वहां के लोगों को मतलब मेडिकली और हेल्थ वाइज जो कि बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो चुके थे, क्योंकि इतना गारा जो उनके अंदर था कमरों के अंदर, वो उन्होंने साफ करते करते ही उनको बहुत ज्यादा वो बीमार हो चुके थे। फिर ये आप पीरखू का एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे एक गौशाला थी जो कि पूरी पानी के अंदर थी, क्योंकि ये एरिया जो है वो बिल्कुल ही लो लाइन फ्लड प्लेन के साथ लगता है। और यहाँ पे जो पीरखू में सेटलमेंट हुई है,
ये जैसे अनमोल जी बता रहे थे कि ये गवर्नमेंट की वजह से ही हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती तो ये सेटलमेंट बचा सकती थी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो लैंड माफियाज हैं, उन्होंने यहाँ के फ्लड प्लेन एरियाज को पहले कवर किया, फिर उसी लैंड को उन्होंने सस्ते में बेचना शुरू किया, क्योंकि फ्लड प्लेन का एरिया कोई लेगा नहीं, तो उन्होंने सस्ते में बेचना शुरू किया। और जो भी माइग्रेशन पॉपुलेशन, जो दूर दराज एरिया से लोग आते हैं यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए या हेल्थ पर्पस के लिए, तो वो यहाँ पे अपना मतलब रैन बसेरा कर रहे हैं जगह लेके। तो ये मेन कारण है यहाँ पे भी फ्लड आने का। ये हमारे पास बेलीचराना एरिया है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन मुझे जो देखने को मिली है वो बेलीचराना एरिया में देखने को मिली है, मतलब अलोंग दी निकी तवी रिवर। इसकी लेफ्ट और राइट बैंक दोनों में हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। इवन जब हम संतोष जी के साथ भी गए थे, तब हमने राइट बैंक कवर किया था निकी तवी का। वहां पे भी उन्होंने हमें बताया था कि नियर अबाउट 50 to 60 हाउस जो थे वो टोटली वैनिश हो चुके थे, टोटली वहां से लॉस हो चुके थे। और एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत ज्यादा चंक जो था एग्रीकल्चर लैंड का, वो बिल्कुल ही बह गया था। और जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये निक्की तवी के लेफ्ट बैंक पे है। यहाँ पे मैंने जो कवर किए हैं वो 70 to 80 हाउसेस मैंने कवर किए थे जो टोटली लॉस थे। और यहाँ पे जो मेजर पॉपुलेशन है वो गुजर कम्युनिटी है और बकरवाल कम्युनिटी है, या फिर जो डोडा किश्तवाड़ से आए हुए लोग, मतलब ज्यादातर मार्जिनलाइज सेक्शन मुस्लिम कम्युनिटी ही यहाँ पे है। और ये जो सारा लैंड है, ये सारा स्टेट लैंड है, मतलब किसी की भी मालकी जमीन यहाँ पे किसी की भी नहीं है। और ना ही फिर इनको रिहेबिलिटेशन देखने को मिलता है, ना इनको कोई रीइंबर्समेंट देखने को मिलता है। रीइंबर्समेंट तो इनको 2014 में भी नहीं मिला और इवन अभी भी नहीं मिला है। तो जो भी इनका नुकसान हुआ है इसमें, तो ये सारा डेब्रिस इन्होंने खुद ही उठाया है। जहाँ जो भी इनका अंदर सामान था वो उन्होंने खुद ही किया है, गवर्नमेंट की तरफ से इनको अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली है। तो ये हम आज जैसे गूगल अर्थ प्रो इमेज देख रहे हैं 2009 की, ये वही एरिया है जो बेलीचराना एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये निकी तवी है और ये बड्डी तवी है, और ये बीच में आइलैंड है। आप इसमें अभी भी सैंडी एरिया देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिवर पहले यहाँ को शिफ्ट होती थी। ये एक तरह से पैलियो चैनल ही था, और फिर ये रिवर यहाँ से भी जाती थी बीच से। तो 2009 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन है, बहुत ही इक्का दुक्का घर आपको आइलैंड के बीच में देखने को मिल रहा होगा। ये छोटे छोटे 2-4 कस्बे हैं बस। और बेलीचराना एरिया में भी आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा एरिया खाली पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम 2023 की गूगल अर्थ इमेज देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो साइड बार है निकी तवी की, ये पूरी की पूरी सेटलमेंट से कवर हो गई। और जो आइलैंड है एरिया इसका, ये भी पूरा का पूरा कवर हो गया है। और बीच में आप ये जो देख ही रहे हैं, ये एक्चुअली 2023 की इमेज है, तो इसलिए ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की आप देख रहे हैं कि ये कितना एरिया कवर कर रहे हैं यहाँ से। अगर आप लास्ट इमेज देखें तो फ्लड प्लेन हमारे पास यहाँ तक है, और इनका एरिया देखो, ये यहाँ से मतलब नियर अबाउट 100 मीटर ये एरिया कवर कर रहे हैं। तवी रिवर ऑलरेडी सिटी के अंदर 300 मीटर विड्थ है तवी रिवर की, तो 100 मीटर मोर देन आई थिंक 100 मीटर ये कवर कर रहे हैं तवी रिवर को। तो जिससे कि विड्थ जो तवी रिवर की वो डिक्रीज हो रही है, और जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पे जो फ्लड्स की वेलोसिटी है वहां पे इंक्रीज हो रही है। ये चैनल माइग्रेशन फ्रॉम 1940 टू 2023, ये येलो लाइन जो आप देख रहे हो, ये एक तरह से फ्लड प्लेन है 1940 का। येलो लाइन जो आप देख रहे हो, तो ये हमारा जो फोर्थ ब्रिज के पास है, अगर हम देखें तो 1940s में तवी रिवर जो थी एक डेंड्रेटिक चैनल की तरह फ्लो करती थी। मतलब वो बोल लें कि वो एक प्रॉपर चैनल में, जहाँ की निक्की तवी बड्डी तवी ऐसे फ्लो नहीं करती थी। ये 1940s में इसका पूरा डेंड्रेटिक चैनल था, ये आप देख सकते हो। ये बीच से जाती थी आइलैंड के, जो मैं पैलियो चैनल की बात कर रहा था, ये वही पैलियो चैनल है, ये वाला जो जा रहा है बीच से। तो ये पैलियो चैनल था पहले, मतलब एक्टिव जो निक्की तवी जो थी वो यहां से ही फ्लो करती थी, और बड्डी तवी वो ऊपर से जाती थी। और बड्डी तवी के भी बहुत सारे डेंड्रेटिक चैनल्स ऐसे ऊपर से जाते थे। बट अगर हम ब्लू लाइन को देखें, जो डार्क ब्लू आप देख रहे हो, ये एक्टिव चैनल है 2023 का। और जो ब्लैक लाइन है ये अभी का फ्लड प्लेन है। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, ये 2023 का फ्लड प्लेन है। तो आप देख लीजिए कि फ्लड प्लेन को कितना ज्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है फ्रॉम 1940s टू 2023 में। So at the end, I conclude this
सो इन द कंक्लूजन, द फ्लड प्लेन्स जो है वो हैवली इंक्रोच हुए हैं, जो कि मैं पहले भी बता रहा हूँ, ड्यू टू अर्बन एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मेनली हमें यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखने को मिला है। और साथ में जो इम्बैंकमेंट्स बनाए जा रहे हैं, मतलब उसी पर्पज से, जो कि फ्लड प्लेन एरियाज को रिक्लेम कर रहे हैं, जिससे कि फ्लड प्लेन की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ती है। और जो अर्बन ग्रोथ हो रही है, जो कि हमें रिवर के अलोंग ही देखने को मिल रही है, वो भी लीनियर पैटर्न में। जो सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि जो कि अर्बन सेटलमेंट है वो अलोंग द रिवर ना कराई जाए, और एक इफेक्टिव फ्लड मैनेजमेंट पॉलिसी दी जाए, जिससे कि हमें मतलब कि प्राइम ड्राइवर्स मिल सके जो कि हमें फ्लड रिस्क से बच सके। और हमारी जो इफेक्टिव लैंड यूज प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे कि हम फ्लड प्लेन मैपिंग कर सकें और एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी दे सकें अगेंस्ट दी फ्लड इम्पैक्ट्स। थैंक यू। रफी भाई, एक बार हाँ जी, मैं हाँ जी। आपकी ये प्रेजेंटेशन में जाना चाहता हूँ। ये वाले जो आपने जी मैप बनाया था ना, सॉरी, जो ग्राफ बनाया था हाईएस्ट फ्लड लेवल का, उसके ऊपर जाएं। जी मैं जी जी दो तीन चीजें ऐड करना चाहता हूँ आप ही की उसमें, जी 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 जी। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। और तो जो ये मैप आप लोग देख रहे हैं, सॉरी ग्राफ, इसमें आप इन्होंने खुद बताया कि जो 2025 में फ्लड आया वो वंस इन 100 ईयर्स था। तो रिवर फ्रंट में भी जो वंस इन 100 ईयर्स का कॉन्सेप्ट लिया गया है, वो 2014 को लेके लिया गया है। इवन 2014 वाला भी वंस इन 100 ईयर था, एंड 1988 वाला भी वंस इन 100 ईयर था। बट अगर हम इन तीनों फ्लड्स को देखें, एंड रफी जी अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो आप प्लीज करेक्ट करना मेरे को, ये जी तीनों जी जी फ्लड्स को कंसीडर किया जा रहा है वंस इन 100 ईयर। बट ये तीनों फ्लड्स टोटल 37 ईयर्स में आए हैं, तीनों जी फ्लड्स। जी जी और तीनों फ्लड्स में आप देखें जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। एंड जो एक दूसरे के बीच में टाइम है, मतलब 88 और 2014 के बीच में जो टाइम है, और 2014 और 2025 के बीच में टाइम है, वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जी फ्लड की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है और फ्लड की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड ग्राफ में। मतलब आप लाइन देख सकते हैं, वो अपवर्ड जा रही है कॉन्टिन्यूसली, और टाइम जी भी कम हो रहा है। वो भी एक जी जी तरीके जी से दिख रहा है कि वो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं लीगल ग्राउंड्स भी इसके अराउंड बिल्ड कर पाए, लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस है वो इन चीजों को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो बोलता है कि ये लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी है, अनफॉर्चुनेटली। एक और चीज, आप एक बार वो गुज्जर नगर वाली पिक्चर पे जा सकते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट को दिखा रही थी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को। यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दिखाया, बट ये ये हाँ, ट्रीट बिल्कुल बिल्कुल यही जो ये, यहाँ पे। हाँ हाँ, ये आपने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दिखाया, लेकिन आपने ये पाइपलाइन दिखाई है जो जा रही जी है जी। ना। हाँ हाँ, ये वाली। हाँ, तो ये जो फर्स्ट पिक्चर में पाइपलाइन है, एक्चुअल में ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को वायबल बनाने के लिए सीवेज को डाइवर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी भी सीवेज जो है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन से डायरेक्टली नदियों में जा रहा है, और सीवेज पूरा अपस्ट्रीम जा रहा है। टोटल 17 नाले जा रहे हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लांट्स जो रफी जी बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में है सीवेज इंटरसेप्टर ड्रेन्स, जिनको ये नाम दे रहे हैं। इसका मकसद है कि सीवेज को इंटरसेप्ट करना जो इन ड्रेन से आ रहा है, और उसको फिर डाइवर्ट करना डाउनस्ट्रीम रिवर फ्रंट के। लेकिन इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पाइपलाइन के साथ सीवेज डिस्चार्ज प्लांट्स बनाए, नॉट प्लांट्स, स्टेशंस बनाए गए थे, जिन स्टेशंस में इन्होंने सॉलिड वेस्ट को सेपरेट करना था। वो लगभग दोनों बैंक्स पे 6 से 8 बनाए गए हैं, लेकिन उनकी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी नहीं की गई। ये प्रोजेक्ट भी एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट है रिवर फ्रंट का और बराज आर्टिफिशियल लेक का। क्योंकि उसके बिना वो कारगर नहीं है, बिकॉज पानी गंदा होगा तो आप पानी रोक के क्या करेंगे, और आप रिवर फ्रंट बना के गंदे पानी में बीमारियां लेके आएंगे। तो इन्होंने ये सीवेज ये बनाए हैं प्लांट्स, जिसमें 8 तरीके के कमरे बनाए गए। और जब रफी जी भी ग्राउंड पे गए होंगे, हम भी जब ग्राउंड पे गए, तो हम लोगों को पता चला कि ये जो मतलब कमरे बनाए गए थे, जो 2-2 मंजिलों के कमरे रिवर एक्टिव रिवर बेड पे बनाए गए थे, इनकी वजह जी से भी डायरेक्टली लोगों के घरों में पानी आया। बिकॉज इनसे जब पानी टकराया तो वापस वो लोगों के घर आया। एंड लोगों ने ये भी क्लेम किया कि पहले भी पानी आया है, लेकिन इस बार पानी जितनी तेजी से आया, जितनी तेजी से चढ़ा, वो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा। एंड जितना ज्यादा ऊंचा चढ़ा, वो भी उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा। ये भी एक ऑब्जर्वेशन थी। इसके बाद मंडाल आइलैंड वाली पिक्चर पे आप जा सकते हैं, जो लास्ट आपने लास्ट में दिखाई थी, मतलब
ये हाँ ये वाली एग्जैक्टली। तो मंडाल आइलैंड, ये आप जरा 2000 अभी करंट पिक्चर पे जाना, ये तो ओल्ड पिक्चर है 2009 वाली, यस। तो इसमें जो आप देख रहे हैं रिवर फ्रंट का जो आप देख रहे हैं लाइन, ये रिवर फ्रंट की लाइन दोनों बैंक्स पे भी है, लेकिन एक लाइन ये मंडाल आइलैंड के साथ में भी है जहां पे बराज से ये कनेक्ट हो रहा है। ये लाइन आप निक्की तवी बराज के किनारे पे देखेंगे, और बड़ी तवी बराज के किनारे पे एक लाइन जा रही है आइलैंड के माउथ पे। ये भी ये रिवर फ्रंट का पार्ट बना दिया गया है। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मंडाल आइलैंड अभी एक प्राइम रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है। आपको एक ग्रीन पैच दिख रहा होगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे प्लान है इनका मंडाल आइलैंड के माउथ पे, एग्जैक्टली यही, हाँ यही जो अभी आपने पॉइंट किया, ये यहाँ पे इनका प्लान है वीआईपी कोठिया बनाने का, बिकॉज ये एक प्राइम रियल एस्टेट डेवलप हो जाएगा इसका मतलब जम्मू के बीच में, जहां पे रियल एस्टेट अब बचा नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रीजन रिवर फ्रंट और रिवर फ्रंट को पुश करने का रियल एस्टेट लेवल है। एंड इसी के साथ पैरेलली अगर आप बैली चराना वाली साइड देखें तो वहां पे नया एयरपोर्ट भी बिल्ड हो रहा है। वो शायद आपको पता होगा रफी जी, ये जी जी मेडिकल जी शॉप, मेडिकल शॉप के आसपास है मेडिकल कहीं। शॉप के आसपास है यहाँ हाँ पे, हाँ हाँ, इसी इसी साइड इसी है, रीजन में। इसी साइड है। हाँ ये इस ये रीजन लास्ट में। बाउंड्री है, हाँ, ये वाला। तो वो भी एक्चुअल में एक्टिव फ्लड प्लेन पे ही आ रहा है एक तरीके से, जो मतलब वनरेबल लोकेशन पे ही है। लेकिन बस ये है कि उसके पहले बहुत सारी सेटलमेंट्स हैं और वो पूरा लैंड क्लेम हो चुका है, रिक्लेम हो चुका है अर्बन डेवलपमेंट में। तो ये दो चार चीजें मैंने ऐड करनी थी, तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रफी जी। बहुत ही बढ़िया एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन आपने दिया, उसके कारण काफ़ी कुछ चीज़ें अलग से समझ में आ गई। और इसमें जो अभी अनमोल जी ने जो बात रखी है उसका एक प्राइम रीज़न जो है कि जैसे 88 में क्या हो रहा है, 14 में क्या हुआ, और अभी 26 में क्या हुआ, 25 में क्या हुआ। तो इसमें इन तीनों को 100 ईयर्स का हाईएस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है। बट अगर हम जम्मू का स्टेट एक्शन प्लान देखेंगे ऑन क्लाइमेट चेंज, जो नॉर्मली हर स्टेट का हम किया हुआ है समवेयर अराउंड 2010 2012, तो इसमें हमको क्लियर कट दिखता है कि अभी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड दैट क्राइसिस देर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द रेनफॉल एंड नंबर ऑफ रेनी डेज आर यस गोइंग टू रिड्यूस। तो इसके कारण जैसे हमको ये एक मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट हमको समझना चाहिए और वो सामने लाना चाहिए अनमोल जी, कि अभी ट्रैक रिकॉर्ड में हमारे यहाँ भी 25 ईयर्स और 100 ईयर्स के लाइंस पकड़े जाते हैं, जैसे ब्लू लाइन एंड रेड लाइन। और उसमें भी अभी वो रिवाइव कर रहे हैं पुणे में दिस फ्लड लाइंस। तो उसको तो आगे आने वाले जो 20 25 50 साल के जो प्रोजेक्शंस है ना, उसको भी कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्लैश फ्लड्स आर गोइंग टू इंक्रीज। तो जैसे हम 100 साल का इतिहास देख रहे हैं, वैसे आगे 50 साल में क्या होने वाला है वो भी समझ के ये लाइंस ड्रॉ करना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक जी सर, इम्पोर्टेंट बात है। जैसे 1940s की ही जो मैंने फ्लड प्लेन लाइन ड्रॉ करी है ना, तो आप देख लीजिए कि उस टाइम का जो तवी रिवर का चैनल था वो बहुत ही ज्यादा डेंड्रेटिक था। मतलब अब वो जो डेंड्रेटिक चैनल है वो एक तरह से आइलैंड बन चुका है, और निक्की तवी और बड़ी तवी अपने अपने एरिया में फ्लो कर रही। बट वही है, जब कल को जैसे ही फ्लैश फ्लड लाइक सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तो वो जो रिवर है वो अपने उन्हीं डायरेक्शन में ही फ्लो कर रही है अभी भी। अगर आप आइलैंड एरिया में गए हो तो वहां पे जो रिवर का फ्लो था, जब 2014 में भी अगर आप गूगल अर्थ इमेज देखोगे फ्लड के टाइम की, या अभी 2025 की, तो वो आइलैंड के बीच से ही पानी होके गया हुआ है। तो हमें जो है वो फ्लड लाइंस वही है, बैक टू 100 ईयर्स के सिनेरियो को देख के ही फ्लड लाइन को ड्रॉ करना चाहिए, जिससे कि वही है कि हमारी एक प्रॉपर फ्लड प्लेन मैनेजमेंट हो सके। और इसमें संतोष जी, फ्लड लाइन जो आपके महाराष्ट्र में है वो यहाँ नहीं है, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल, या वो यहाँ पे बिल्कुल है वो नहीं। कंसेप्ट ही नहीं है आपके यहाँ। हाँ हाँ। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। और रफी जी, ये निक्की और बड्डी का जो चेंज हुआ था ना बैरेज बराज के कारण, उसके जी बारे जी में भी जी थोड़ा शॉर्ट में बताइए ना। जैसे निक्की से अभी ज्यादा फ्लो होता है ना एज कम्पेयर टू जी बड्डी। जी जी निक्की से ज्यादा फ्लो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की वजह से ही हुआ है, क्योंकि बड्डी तवी में पहले क्या हुआ कि फ्लो तो दोनों इक्वली कर रहे थे। बड्डी में पीछे अभी सैंड माइनिंग भी शुरू हुई, तो जिससे कि उन्होंने क्या करा कि बड्डी का फ्लो रोक दिया और सारा फ्लो निक्की तवी में डाला। तो एक तो वो सैंड माफिया बहुत काम करता है यहाँ पे,
दूसरा जो निकी तवी में ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने का कारण ये था कि जो गेट्स थे हमारे वो अगर आप राइट बैंक की तरफ देखें, अनमोल जी ने भी वो बताया कि वो गेट प्रॉपर खुले नहीं थे। तो जब मैंने फील्ड में भी वो ऑब्जर्व करा, वहां से लोगों से पूछा कि जहां का मतलब राइट बैंक की तरफ पे ज्यादा हाउस की डिस्ट्रक्शन क्यों हुई है, तो उन्होंने यही बोला कि 3 गेट यहाँ के खुले ही नहीं थे इस साइड के, राइट बैंक की साइड से, निकी तवी के। तो बैराज की वजह से भी जो निकी तवी है, मतलब वहां पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिली है। बिल्कुल। वी आर ऑलरेडी, हमारा जो टाइम स्लॉट है उससे हम थोड़ा आगे हैं, बट फिर भी एक क्विक 2-3 क्वेश्चंस इफ एनीबडी वुड लाइक टू आस्क, दे कैन अनम्यूट एंड आस्क डायरेक्टली। आई थिंक एक क्वेश्चन चैट में आया हुआ है, व्हाट्स द एवरेज एनुअल यील्ड ऑफ द रिवर? रफी जी, आप अगर इसके ऊपर बोल पाए। एनुअल यील्ड मतलब ये डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं? रवि जी, यू कैन टॉक डायरेक्टली। Yeah, it's not about discharge rate, the actual annual flow. या वही रिवर Total डिस्चार्ज की volume. बात आप कर रहे हो। तो ये एवरेज एनुअल अगर हम निकालें तो ये हमारे पास मोर अबाउट 12 to 13 फीट ही जाता है। अगर मतलब मानसून ज्यादा ना हो, हमारे पे ज्यादा एक्सटेंसिव रेनफॉल ना हो, तो ज्यादा नहीं जाएगा। अगर एवरेज हम निकालें तो हमारे पास 12 to 13 फीट ही जाएगा। बट जब वही एक्सटेंसिव रेनफॉल जब होता है वहां पे, मतलब रेनफॉल एक्सट्रीम्स जब होती है वहां पे, तो फिर वो जो रेनफॉल है, रिवर का डिस्चार्ज है, वो मैक्स टू मैक्स हमें देखने को जैसे मिला 35 फीट भी वो जाता है। Actually, that was not the question. In fact, what I wanted to know was the total volume of water that is flowing through the river in an year, average. Not in cusecs. It's cusecs. It's the rate of flow. I'm not asking about the rate of flow. The total volume in million meter cubes. In cusecs? No, not in cusecs. Millimeter. In million meter cubes. Cusecs is rate of flow. I was not asking about the rate of flow. The total volume of flow. I'm not For understanding. example, the Kaveri River actually has an annual average flow of 740 TMC feet, 1,000 million cubic feet. Similar figures. Don't worry, I just wanted to know. Volume Okay. of water you are talking about, right? Yes, Volume of water. Yeah. I don't think we have that data right now. Neither we have. Okay. We have. हम इसको नोट कर लेते हैं। So Ravi ji is the president of the Kerala Rivers Association for a number of years and a great expert in when it comes to rivers, basically. क्योंकि हमारे पास जो भी डेटा आता है वो डिस्चार्ज का ही डेटा है, क्यूसेक्स में ही हमें मिला है अभी तक। एक्चुअल जो वॉल्यूम है वाटर का वो हमें, क्योंकि एक तो हमें जो डिस्चार्ज डेटा भी मिला है वो भी बहुत मुश्किलों से मिला है वहां से, क्योंकि वो देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की और जम्मू स्मार्ट सिटी की आपस में बहुत अच्छी सांठगांठ है। और जम्मू स्मार्ट सिटी जो कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रही है, वो चाहती नहीं है कि ये डेटा पब्लिक हो। I can understand that. Which is one of the reasons कि इस बार जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है उसको अंडर रिपोर्ट किया गया है हमारे हिसाब से, हमारी स्पेकुलेशन के हिसाब से। जो डेटा था वो 37 के करीब रफी बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 37 को भी ब्रीच कर रहा था वो। बट ये जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने 34 ऑफिशियली रिकॉर्ड उसको 34 फीट किया हुआ है उन्होंने। इवन रफी जी ने मेरे को ये भी बताया था कि ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने इनको खुद बताया था, एक्सेप्ट किया था कि वो अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं ये चीज। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक्सेप्ट किया इस बात को कि जो रिवर का मतलब फ्लो था वो 37 भी क्रॉस कर चुका था। बट वही है कि बोलते फिर ऊपर से हमें ऑर्डर आए कि इसको ज्यादा दिखाना नहीं है, आप 34 तक ही इसको मैक्सिमम रखिए, क्योंकि वही है फिर रिवर फ्रंट को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचती उससे कि आगे वाला जो फेज 2 था वो स्टार्ट ना हो पाता फिर उससे। तो कहीं ना कहीं वही ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई होंगी। इसमें स्टार्टिंग में मैंने भी यही बताया था दैट इन्होंने ना 2014 के हाईएस्ट फ्लड लेवल को वो लेके मार्जिन लेके 1 मीटर ऊपर बनाया है रिवर फ्रंट, मतलब उसकी हाइट ऊंची की है। हाँ। लेकिन अगर 37 फीट आ जाता है
तो वो 1 मीटर का मार्जिन पॉइंट्स में रह जाता है, मतलब इट इज ऑलरेडी ब्रीच्ड। तो फिर इनका पूरा प्रोजेक्ट एक तरीके से उसका पर्पस खत्म हो जाता है। इनफैक्ट डीपीआर में इन्होंने मेंशन किया है रिवर फ्रंट में दैट ऑल्दो वी आर टेकिंग दैट 1 मीटर मार्जिन बट स्टिल इट कैन ब्रीच इट इफ मतलब इफ द कंडीशंस आर सेपरेट। वो एक छोटी सी लाइन जो लूपहोल छोड़ देते हैं कि हमें नहीं पता कि क्या होगा, तो वो वैसा इन्होंने किया है। वो वाली कंडीशन ऑलरेडी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ही क्रिएट हो गई वो कंडीशन। Excuse me, Yes, yes. Ravindra I ji, am please go ahead. Ravindranath from Assam. Yes, sir. Do you all scholars see any pattern for the future? We Yes, sir. pattern in what context, Ravindra ji? I mean the damage contest. So one thing that we have been publicizing after the recent floods, and also when they started the field trials for the boat riding and riverfront, closing the barrage and holding the water, they started it 1 month back in 28th, and we started telling them through the data that was mentioned by Rafi right now, and I also emphasized the importance of it, that the number of years between each once in 100-year flood is decreasing, and the level of flood is also increasing by each the first flood that we are taking as the margin is 88. The second flood that happened, that breached the 88 level, was 2014, which is around 25 years. And then the third flood happened right after 10 years of 2014, which is 2025. And इसमें इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी है। तो इसको प्रोजेक्ट करके हम लोग नेक्स्ट फ्लड एंड ऑल्सो रेनफॉल पैटर्न जो हम लोगों को पता है कि चेंज हो चुका है, एंड रेनफॉल इज इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ डेज आर डिक्रीजिंग ऑफ रेनफॉल। तो उसको देख के वी हैव बीन publicizing and doing press conferences that the next flood might hit in 3 to 5 years, which will be the next breach of this highest flood level, and the next flood will cause loss to life. In fact, I was very astonished when Rafi showed mentioned of 5 lives were lost in 88 flood, probably due to ill preparation, and also the river and the urban development was also very ill prepared for the flood damage. तो अब तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं जिसमें बहुत डेप्थ की गई है रिवर की, एंड उनको ऊंचा किया गया है, जबकि जो उसके आगे शहर है वो लो लाइंग है, लेकिन फ्लड मतलब इस तरीके की प्रोटेक्शन वॉल्स क्रिएट की गई हैं फ्लड के लिए। आई थिंक वो उस समय नहीं थी, तो देयर वाज लॉस टू लाइफ, but we are expecting that in the next flood there will be loss to life, and we have been saying this continuously. And we are also expecting, which Rafi ji didn't mention, because they said that we are not taking account of urban flooding. So we are also expecting that there will be huge urban flooding, and it is also a cause for land subsidence. There were 4 recorded incidents of land subsidence within the close vicinity of Jammu city in these recent floods. Land subsidence, I think, Ravinder ji, if you know, Himalayas mein land subsidence after Joshimath has been a very common theme जिसके ऊपर बातचीत हो रही है। तो there are multiple problems that are मतलब एक domino effect हो रहा है flood. So have you people listed out recommendations? At this point we are trying to push so that this riverfront should be stopped at any cost and dismantled. At least that is the first step that we are building. And our group, which Rafi got associated a few years back, 2-3 years back, but it is the only group that is active since past 6 years, and it's a youth group. We are working on 2 issues. One is riverfront development, and another is forest conservation movement, which is similar, it is interconnected to it, but it is not completely similar, and we have limited capacity. Even some of the things that Rafi mentioned in this presentation were not known to me before this thing. So at this point, we are trying that our whole focus should be stopping riverfront development. But on the longer run, we are trying to engage with lawmakers, because opposition is in power in the current government. But also, if we engage with BJP also, we engage with all the lawmakers, trying to make them understand that this is what is happening on ground. But our dialogue with the lawmakers
is very limited because of the political destabilization in our state, or I should call it union territory, unfortunately. So that is a very big problem. For example, if I tell you, last year Ramban floods happened, and there was huge destruction in Ramban. There was a cloud burst, and it happened exactly 2 days before Pahalgam attack. As soon as the news around Ramban was reaching its prime, because it is a very important point in national highway, and national highways was closed for a lot of, it was closed for a few days, which created a lot of problems for the administration, both center and the state. So they were focusing on Ramban, they were going on tours, showing it in the national media. Then the Pahalgam happened, and all the news and the chatter around Ramban and the natural disaster that Ramban has been continuously facing faded away, and the focus came to the war and Operation Sindoor and Pahalgam attack, and we all also couldn't do anything when a war is happening. So those kind of problems are very, very it's hindering our our, our movement and our dialogue with the lawmakers, because their focus is also very limited towards There is these a issues. suggestion, excuse me, there is a suggestion that Mr. Rajendra Ravi is also studying riverfront by and large nationally. So you people can coordinate with Rajendra Ravi in Delhi. From PRC? Yeah. From Yeah. PRC? No, he is also in NAPM. Okay. So you Yeah, can exactly. easily locate him. Rajendra Ravi is very popular name. Okay. So you can connect with him, because he is massively working on riverfront studies and trying to do some needful things. I think he was the one who organized the Kota conference on riverfronts, right? Yes. I was part of that conference. I probably know him personally. Okay, that's good. Yeah, exactly. मैं एक थोड़ा पॉइंट रेस करना चाहूंगा। जैसे कि अभी बात कर रहे थे ना कि आपने आने वाले टाइम के लिए क्या प्रिडिक्शन करी है या कितना डैमेज और हो सकता है, तो इसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं फ्लड मॉडलिंग कर रहा हूँ, जो कि एक हैक्रास सॉफ्टवेयर है, अमेरिका का हाइड्रोलॉजिक इंजीनियरिंग सेंटर, जिसमें रिवर एनालिसिस सिस्टम हम करते हैं, हैक्रास, HECRAS, हैक्रास। और उसी में हैक HMS भी है, 2 सॉफ्टवेयर है एक्चुअली ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, हैक HMS में हम पहले रेनफॉल का रन ऑफ देखते हैं कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है रन ऑफ, ठीक है। उसमें हम क्रॉस सेक्शंस लेंगे पूरी रिवर के, फिर उसी रन ऑफ के बेस पे हमें एक प्रेडिक्शन मॉडल मिलेगा कि आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर 50 इयर्स इन फ्यूचर या 100 ईयर या 150 ईयर 200 ईयर्स में वो फ्लड कितना और ज्यादा आ सकता है, या वो डिस्चार्ज कितना और ज्यादा हो सकता है उस करंट रेनफॉल एक्सट्रीम्स के डेटा के बेस पे। तो इस पे हम काम कर रहे हैं, जल्द ही आपसे वो भी शेयर करेंगे। तो कितने साल का डेटा ले रहे हैं? सर मैं 1988 से ही इस डेटा को कवर करने की कोशिश। हुआ क्या है कि लास्ट 5-10 इयर्स में जो ग्लॉफ हो रहा है या क्लाउड बस्ट हो रहा है, इससे सारा डेटा मतलब ऊपर नीचे हो रहा है जी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि you are not getting a pattern, things are becoming incidental. एक्चुअली सर अगर हम रेनफॉल डेटा की बात करें ना, तो हमें ये पॉइंट डेटा मिलता है। एक्चुअली स्टेशन होते हैं, हमारे पास एक स्टेशन तवी रिवर के बैंक के ऊपर ही है, सतवारी में, फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है, वहां पे उनका एक अपना रेनफॉल गाज स्टेशन है, तो वहां पे उनके पास डेटा पड़ा हुआ है। बट अगर हम बात करें ऐसे जैसे आप क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हो या रेनफॉल एक्सट्रीम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो ये हमारे पास एक ग्रिड डेटा होता है। तो जब हम उस ग्रिड डेटा को कंपाइल करते हैं, तो फिर वो जो डेटा है, मतलब वो आप बोल रहे हो कि उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है डेटा में, बट अगर हम एक पॉइंट डेटा लेके काम करें तो हमें अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है उसमें। एग्जैक्टली यही है रविंद्र जी की you have joined right far away from northeast. SP Ravi ji, he joined from Kerala. Rafi ji, Anmol, they are from Jammu, we are from Pune. So that's the exact requirement कि हम सबको इकट्ठा आके we have to raise this voice
especially for the riverfront developments which are happening pan India, Yes, sir. and the kind of climate change impacts that we are facing, and the frequency of the floods and the intensity is increasing. इसके लिए इंडिविजुअल लेवल पे तो काम करना ही है, बट इकट्ठा के काम करने की बहुत जरूरत है. जी I सर. think with this, now it's 8:30 already, and until and unless if anybody has any genuine question, otherwise we'll close the meeting. On the closing Okay. remark, I just wanted to add a few things before Santosh ji आप close करें, that on बिल्कुल बिल्कुल. collaboration of not just on riverfront but primarily since we are talking on rivers, तो उसके लेके I just want to mention that already we are collaborating with certain people in Pune, but I think there has to be a larger collaboration with on river fronts, and Rajendra Ravi ji, of course हम लोग उनको अप्रोच भी करेंगे, बट जैसे पुणे में कुछ चीजें जम्मू को लेके जो हो चुका है वो पब्लिसाइज की जाए, और जो पुणे में ऑलरेडी लीगल लेवल पे डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हम ऑलरेडी जम्मू में कोशिश कर रहे हैं उनको लाने में, जैसे फ्लड लाइंस के लेके हम बात कर रहे हैं, हम लोग ईसी को लेके बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट क्लियरेंस पुणे में ली गई लेकिन यहाँ नहीं ली गई, उसको लेके भी हम लोग बात कर रहे हैं. तो ये चीजें अगर हम लोग शेयर करें, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दे आर डूइंग दैट, जो पुणे का आरएफडी है उससे सीख के वो लोग जम्मू के आरएफडी में पहले से ही वो सीख गए थे कि कैसे हमने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कैसे हमने बाईपास करने हैं लॉज, वो कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज सबकी जो पीछे से कंसल्टेशन है वो साबरमती से ही हो रही है, जो साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अथॉरिटी है. तो मेरा मानना है कि इसको लेके अगर संतोष जी आप भी कोशिश करें या एनएपीएम का नदी घाटी मंच में ही एक प्रोसेस बिल्ड हो रिवर फ्रंट्स को लेके, बिकॉज आई थिंक जम्मू का जो हुआ फ्लड वो पहला इंस्टेंस है जिसमें हम डायरेक्टली रिवर फ्रंट और फ्लड के कनेक्शन को कर सकते हैं जो फ्यूचर में हर जगह होने वाले हैं. तो अगर हम लोग इसको पब्लिसाइज कर सकें पब्लिक डिस्कोर्स में नेशनली, इट विल बी हेल्पफुल ऑन द ग्राउंड हियर and also legally when we try to challenge it, because the problem that we are facing is कि next phase को शायद हम रुकवा लें but current phase को कैसे dismantle करवाना है. There are very few instances जहां पे हम dismantle कर पाए हैं प्रोजेक्ट्स को. आई थिंक कुछ हिमाचल में ऐसे इंस्टेंसेस हैं, कोर्ट कभी डिसमेंटल करने का ऑर्डर नहीं देता, तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पब्लिक विल चाहिए जो इसी तरीके से आएगी, क्योंकि डिसमेंटल नहीं कराया तो ये एक कांस्टेंट प्रॉब्लम रहेगा और आगे आने वाले समय में ये बहुत बहुत परेशान करेगा हम सबको. तो बस अनमोल यही जी बहुत आपने सही मुद्दे. हाँ बोलिए रफी जी, बोलिए. अनमोल जी आपने अजमेर रिवर फ्रंट का कुछ सुना है क्या? मैंने कोटा का क्योंकि सुना है, अजमेर का नहीं पता है मेरे को, अजमेर का आइडिया. पता नहीं, एक डिस्कशन ही चल रही थी तो मुझे कहीं से सुनने में आया था कि अजमेर रिवर फ्रंट को प्रॉपर्ली डिसमेंटल किया गया था कोर्ट के ऑर्डर से. तो अगर उसके ऊपर कुछ आपको इंसाइट्स मिलेंगी तो प्लीज शेयर करना वो भी ना. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, मैं इसको स्टडी करता हूँ. बिल्कुल, ये बहुत सही मुद्दे आप दोनों ने रखे हैं, और यही पर्पस है बेसिकली पुणे के बारे में आपने बात की है. और मेरे को मालूम है आपका एसोसिएशन सारंग जी याडवाडकर, हु इज द वेरी राइट टेक्निकल पर्सन फ्रॉम द टेक्निकल एंड द लीगल एस्पेक्ट्स, तो उनके साथ आपके डायलॉग्स हैं और काफ़ी अच्छा गाइडेंस आपको उनके थ्रू मिला है. ये आई नो इट वेरी वेल. But at the same time, riverfront developments presently are happening at around 145 locations pan India. 145 जगह पे है. बड़ौदा का एक सक्सेस स्टोरी है, जैसे आप अजमेर का कह रहे हैं वैसे बड़ौदा का एक सक्सेस स्टोरी है. बट यही आप जो अनमोल जो कह रहे हैं वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि ये नदी घाटी मंच, ऑल इंडिया रिवर्स फोरम, और जो भी अलाइड ऑल द पीपल आर देयर, हम सबको इकट्ठा आके इसको, क्योंकि ऑल दिस रिवर फ्रंट डेवलपमेंट्स आर मेनली promoted by the central government. इसमें मेन यस जो प्रमोशन है ना, दैट इज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. और हमने भी लोकल लेवल पे काफ़ी कोशिश की है, इवन अप टू द स्टेट गवर्नमेंट, सीएम से मिले हैं, डिप्यूटी सीएम से मिले, सब कुछ चीज़ें की है. बट स्टिल देर आर लिमिटेशंस, और ये लोग हाँ हाँ तो कहते हैं कुछ लेवल तक, कुछ साइट्स पे दे हैव एग्रीड टू चेंज एज पर व्हाट वी आर सेइंग, बट स्टिल दैट इज वेरी लिमिटेड. पुणे में 44 किलोमीटर्स इंटू 2, 88 किलोमीटर्स का पूरा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो रहा है. उसमें कहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इधर उधर वो हमारी बात मान रहे, बट बाकी जो उनको करना है वही हिसाब से कर रहे. तो इसके लिए एक नेशनल लेवल पे आवाज उठना बहुत जरूरी है, और उसमें ये केस स्टडी आपका फ्लड्स के हिसाब से जो है
वो बहुत ही बढ़िया है जम्मू का। तो डेफिनेटली इसको एक नेशनल लेवल पे हमको लेके जाना जरूरी है, और इकट्ठा आके इस पे आवाज उठाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद रफी जी। बहुत ही इंसाइटफुल आज का सेशन हुआ, एंड होप दिस इज अ बिगनिंग कि जब हम सब इकट्ठा आके रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और बाकी जो रिवर रिलेटेड इश्यूज है इसको इकट्ठा हम पैन इंडिया आवाज उठाएंगे। विद दिस रिमार्क्स आई से दैट द मीटिंग इज क्लोज्ड। थैंक यू। थैंक यू Thank सर। you, Anmol. Thank you. Thank you, everyone. Rafi, थैंक यू सर। and thank you, Santosh ji too. Thank you, Bye. Santosh. बाय।